एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा अग्रवाल क्लासेस। हम कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे नेट के एग्जाम के लिए। हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अब नए नए वीडियोस लेंगे, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जिससे के लिए हम कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो अब जो हम वीडियोस लगाएंगे वो कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और उनका सॉल्यूशंस बताएंगे, जिससे के लिए आप क्या करो, आपके जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी आपकी प्रिपरेशन क्या हो अच्छे से हो पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, data warehouse contains dash data that is never found in operational environment। तो क्या बोल रहा है ये कि जो डेटा वेयर हाउस होता है, आपको पता ही है जो डेटा वेयर हाउस होता है उसमें डे टू डे की जो इंफॉर्मेशन होती है वो नहीं होती है। इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है डेटा वेयर हाउस के अंदर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो जो डेटा वेयर हाउस होता है इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डेटा होता है। तो इसमें ये बोल रहा है डेटा वेयर हाउस कंटेन्स डैश डेटा दैट इज नेवर फाउंड इन ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। तो ये बोल रहा है अगर आप ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में हो, ठीक है, तो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में अगर आप हो, यानी कि अगर आप मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, OLTP से अगर आप काम कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, या फिर डेटा माइनिंग कर रहे हो, तो आपको ऐसे में कौन सा डेटा नहीं मिलेगा जो कि डेटा वेयर हाउस में तो होता है बट इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो क्या वो स्क्रिप्टेड डेटा होता है? नहीं, स्क्रिप्टेड डेटा नहीं होता है। क्या वो एनकोडेड डेटा होता है? नहीं। हम क्या करते हैं, OLTP में भी अपना जो है एनकोडेड डेटा रख सकते हैं, जिससे के लिए हम पढ़ सकें बट और लोग नहीं पढ़ सकें। एनक्रिप्टेड डेटा नहीं। एनक्रिप्टेड डेटा भी क्या होता है, वो भी आपको इनमें मिल जाएगा और डेटा वेयर हाउस में होता ही है। बट जो समरी डेटा होता है, समरी, ठीक है, तो समरी डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कि आपको ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, डे टू डे आपको क्या मिलता है, ट्रांजेक्शन्स मिलते रहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही डिटेल डेटा यहाँ पे रखने लग गए, पूरा समरी रखने लग गए डेटा की, तो आपको काम करना कितना टफ हो जाएगा, हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टफ। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका पूरा समरी डेटा होता है, यानी कि पूरा डिटेल्ड डेटा होता है, वो आपका डेटा वेयर हाउस में तो होता है, बट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको डे टू डे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने होते हैं, वहां पे डेटा नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो कि ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में नहीं फाउंड किया जाता है, वो होता है हमारा समरी डेटा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Suppose a system has 12 instances of some resources with n processes. n processes हैं जिसके पास जो resources हैं वो हैं 12, competing for the resource. Each process may require 4 instances. तो maximum हर process को जितना resource की requirement है, maximum resource जितने हर प्रोसेस को चाहिए वो कितने हैं, 4। ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सिस्टम नेवर एंटर्स इनटू डेडलॉक इज। ये पूछ रहा है n की वैल्यू कितनी होगी। n का मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी होगी कि जिसमें हमारा जो सिस्टम है कभी वो डेडलॉक में एंटर नहीं करे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो हमें गिवन है टोटल रिसोर्सेज हैं 12, ठीक, और मैक्सिमम हर प्रोसेस को कितने चाहिए, 4 चाहिए। ठीक, तो देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है कि हमारा जो सिस्टम है वो कभी भी डेडलॉक में ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो 12 तो रिसोर्सेज हैं और हर प्रोसेस को 4 चाहिए। तो अगर हम ले लें 4 ले लें, एक प्रोसेस मान लेते हैं P1 है, उसको हमें 4 चाहिए, हमें यही पता नहीं कितनी प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो P2 हो गया, उसको भी 4 दे देते हैं, P3 हो गया, इसको भी 4 दे देते हैं, टोटल ये हमारे हो गए 12। इसने क्या बोला था, हमारे पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 4 की। ठीक, बट ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ क्योंकि इसको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 4 की, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक रिसोर्स अपना रख दें फ्री, तो हर एक से एक रिसोर्स कर देते हैं माइनस। तो अब चले गए, इसके पास 3 चले गए, इसके पास 3 चले गए, इसके पास 3 चले गए। ठीक है, ये हो गए हमारे पास कितने, टोटल हो गए 9 रिसोर्सेस। अब हमारे पास टोटल से 12 हो गए 9, अब बचे कितने, 3। ठीक है, लेकिन अब देखो 3 रिसोर्सेज हमारे पास बचे हैं,
मान लो ये है P1, ये है P2, ये है P3, P1, P2, P3। P1 को हम दे चुके हैं 3, जरूरत थी 4 की। P2 को हम दे चुके हैं 3, जरूरत थी 4 की। P3 को हम दे चुके हैं 3, जरूरत थी 4 की। अब हमारे पास बचे हैं 3। क्या हम यहाँ पे P4 ले लें? अब वही, अगर हम यहाँ पे P4 को भी 3 दे दोगे तो यहाँ डेडलॉक क्रिएट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3 रिसोर्सेज अपने पास सेव रखेंगे, जिससे के लिए जब भी इन तीनों में से किसी प्रोसेस को जरूरत हो तो हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें और हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक में ना जाए। इसलिए यहाँ पे हमारी जो मैक्सिमम प्रोसेस हैं वो कितनी हो रही हैं? 3 ही हो रही हैं। तो अगर इसमें ये हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ n कितना रहेगा, तो वैल्यू ऑफ n हमारा 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने n-1 करके भी देखा तो हमारे पास ऐसा हो रहा है कि अगर हम एक और एडिशनल प्रोसेस ले लेंगे तो सिस्टम जो है वो डेडलॉक हो जाएगा। बट कोई कोई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिस्टम डेडलॉक पर नहीं हो रहा होता है और हम एक और प्रोसेस को ले सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं बन पा रहा है। तो इस केस में द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोसेसेस फॉर विच द सिस्टम नेवर एंटर्स इनटू डेडलॉक इज 3। कुछ नहीं करना होता है, सिंपली हमारे पास जो मैक्सिमम रिसोर्स होता है उसको -1 -1 -1 कर देते हैं, टोटल करके देखते हैं। अब अगर हम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं तो उतनी ही प्रोसेसेस हो जाती है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, to overcome difficulties in readers writers problem। आपने डेटाबेस में देखा होगा रीडर राइटर प्रॉब्लम होती है, तो वो यही बोल रहा है कि अगर आपको डिफिकल्टीज को इसके ओवरकम करना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ये दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, ये पूछ रहा है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स से कौन सा ट्रू है। राइटर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, ये है पहली स्टेटमेंट, ये है दूसरी स्टेटमेंट, ये है तीसरी स्टेटमेंट। ठीक, तो ये बोल रहा है पहली स्टेटमेंट है राइटर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स। जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या राइटर्स, जो मतलब राइटर्स मतलब जो राइट करने वाले हैं, हमारा जो ट्रांजेक्शन है उसमें चेंज करने वाले हैं। ठीक, तो राइटर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स, ये कंडीशन जो हमारी है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो राइटर्स होते हैं, जो राइट करने वाले होते हैं, उनको एक्सक्लूसिव दिया जाता है, एक्सेस दिया जाता है। दूसरा है रीडर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, रीडर्स आर गिवन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड ऑब्जेक्ट्स। हमने क्या किया है, राइटर को एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया है, बट जो रीडर्स होते हैं उनको हम एक्सक्लूसिव एक्सेस नहीं देते हैं। तो ऑप्शन 2 हो गया हमारा इनकरेक्ट। अब क्योंकि ऑप्शन 2 हो गया हमारा इनकरेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल और ये वाला ऑप्शन कैंसिल। तीसरे पे चलते हैं। Both readers and writers are given exclusive access to shared objects। अभी अभी हमने देखा सेकंड में कि हमने रीडर्स को नहीं दिया है और यहाँ पे अगेन रीडर की बात कर रहा है, तो ये भी हो गया कैंसिल। इससे हमारा हो गया थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल। तो आंसर इज ओनली 1। जो राइटर्स होते हैं उनको एक्सक्लूसिव एक्सेस दिया गया है, बट रीडर्स को नहीं दिया जाता है जब हमारी रीडर राइटर प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज ओनली करेक्ट। Next question is the third generation mobile phones are digital। जो थर्ड जनरेशन मोबाइल फोन्स हैं वो है डिजिटल एंड बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होते हैं? क्या वो AMPS पे बेस्ड होते हैं, क्या वो ब्रॉडबैंड CDMA पे बेस्ड होते हैं, या वो सिर्फ CDMA पे बेस्ड होते हैं, या फिर वो AMPS पे बेस्ड होते हैं। AMPS ये कुछ और था, DAAMPS है शायद। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ब्रॉडबैंड CDMA। जो हमारे मोबाइल फोन्स होते हैं, जो थर्ड जनरेशन मोबाइल फोन्स हैं, डिजिटल तो है ही, डिजिटल। ठीक, तो वो बेस्ड लेकिन किस पे होते हैं? CDMA पे बेस्ड होते हैं, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बट ये कैसा होता है? ब्रॉडबैंड होता है, ब्रॉडबैंड। तो आज के लिए हमारे ये क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, जिससे के लिए और सेशंस जो है वो इजीली हमें समझ में आ सके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो
मतलब उसमें हमें प्रैक्टिस तो करनी होती है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हमें एक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अच्छा लगा हो आपको, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, जिससे वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस यानी कि और ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकें और उन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में तो इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।